कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते कि बच्चा है वो, औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। जनता नहीं चाहती है। हम वही कुछ दे रहे हैं आपके सामने, वही परोस रहे हैं जो आप चाहते हो। एक बड़ी आबादी चाहती है, एक बड़ा दर्शक वर्ग चाहता है, एक बड़ा पाठक वर्ग चाहता है। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जिस शख्स से हम मुलाकात करेंगे वो मीडिया जगत की एक जानी मानी हस्ती हैं। आप हैं श्री राजीव रंजन नाग जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि राजीव जी प्रेस परिषद के सदस्य हैं और इंडिया न्यूज़ जो चैनल है उसके आप संपादक भी हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। राजीव जी, विशेष करके आप यहाँ तीसरी बार आए हैं, जैसे मुझे जानकारी मिली है। तो मीडिया के विशेष कॉन्फ्रेंसेस में आप यहाँ आते हैं, अलग अलग भागों में भी आपका जाना होता है, देश विदेश में। यहाँ जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया उसमें क्या विशेष था? नहीं, यहाँ ये मेरा तीसरी दफ़ा है जब मैं आया हूँ। यहाँ आने के पहले मैं गूगल पे देख रहा था, दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ कोई सेक्ट मीडिया को लेकर के डिस्कशन करता हो और खुली बहस करता हो। अपने आप में एक अनोखा पहल है और मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो पहल की शुरुआत की है और जो चल रहा है वो एक खासियत है। और इससे पत्रकारों को एक मंच मिलता है जहाँ वो आकर के अपनी समस्याएँ बताते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ जानते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है और मुझको लगता है कि दुनिया के किसी भी देश में कोई भी सेक्ट इस तरह का पहल नहीं करता है। ये स्वागत योग्य पहल है। जी जी। और विशेष करके इस बार जो आप लोगों के लिए विषय रखा गया था कि रिस्टोरिंग वैल्यूज़ इन सोसाइटी, और मास मीडिया में क्या इसकी विशेष भूमिका हो सकती है, मास मीडिया क्या रोल अदा कर सकता है। क्या लगता है आपको, मीडिया कितनी अहम भूमिका अदा कर सकता है वैल्यूज़ की पुनर्स्थापना में? रुपेश, हुआ है क्या कि बीते 20 सालों में जब से इंडिया में LPG रिजीम आया है, दैट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से जिस बड़े पैमाने पर सैटेलाइट टेलीविज़न का उदय हुआ है, उसके बाद जो अपसंस्कृति का भी विकास हुआ है। पहले अगर प्रिंट मीडियम था तो एक तपस्या और एक संघर्ष का एक प्रतीक था वो। 150 साल पुराना संघर्ष हमारा, और प्रिंट मीडियम में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन विजुअल मीडिया में वो गुंजाइश कम हो गई और वो संघर्ष से उपजा हुआ मीडिया नहीं है। ये 20 सालों का, 1992 में जब हम फ्री ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये 20 सालों का मीडियम है जब हम सैटेलाइट टेलीविज़न पूरे घर में छा गया है। पहले एक ही टीवी हुआ करता था, गवर्नमेंट टेलीविज़न, दैट इज दूरदर्शन। अभी उस हिसाब से शिक्षा का भी प्रसार हुआ, ज्ञान की भी वृद्धि हुई, लेकिन जिस तरीके से आप लोग जो करते हो मूल्य पे, नैतिकता जैसे सवाल पे, या जर्नलिज्म के जो डिफरेंट आयाम हैं सोसाइटी के, उसमें मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो दुनिया के देश आज मूल्यों के संकट से गुजर रहा है, भारत भी उसमें एक है। और भारत उसमें एक इसलिए भी है क्योंकि हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ विभिन्न धर्म हैं, आस्थाएँ हैं। इस कारण से दुनिया के देशों को हम पे इसलिए आश्चर्य होता है कि इतने धर्म और भेद होने के बाद भी हम एक हैं और हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं। ये दुनिया के देशों के लिए हमारे को लेकर के एक आश्चर्य है। ऐसे स्थिति में जब हम मूल्य की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे मूल्य हमारी पूंजी है और उन्हीं मूल्यों को हम जीते हैं। लेकिन जो तीसरी पीढ़ी है, आज़ादी की बात की जो तीसरी पीढ़ी है, वो इन मूल्यों से कटता हुआ दिख रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि हम पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, अपने संस्कृति, सभ्यता और अतीत को भूल रहे हैं, जो एक दुखद घटना होगी भूलना। और अगर मूल्य आप खो देंगे तो आपके पास अपना कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ पराया रहेगा। ये हमारी एक विशेष संस्कृति रही है हमारे देश की कि शुरू से ही एक मूल्यों का सिंचन बच्चों के अंदर किया जाता रहा है और मूल्य ही हमारी पहचान है। विदेश भले ही अलग अलग रूप से अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन भारत तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने मूल्यों के लिए ही जाना जाता है। मीडिया किस प्रकार से अहम रोल अदा करे? आपने कहा कि अब हम पश्चिम की ओर देखने लगे हैं, वहाँ की अब संस्कृति आने लगी है। मीडिया क्या भूमिका अदा कर सकता है और क्या कर रहा है? विजुअल मीडिया में बहुत कम गुंजाइश है जी। सभ्यता, संस्कृति
को लेकर के बहस करने को लेकर। कोई कार्यक्रम तो हो सकता है, लेकिन आजकल इतनी प्रतिस्पर्धा है कि आप जब मूल्य, शिक्षा, अतीत, वर्तमान की बात करते हैं तो शायद उसको टीआरपी की चिंता होती है, उनको उसमें फ़ायदा नहीं दिखता है। कई विज्ञापन एजेंसियां इन चीज़ों को देखने के लिए तैयार नहीं होगा, नहीं तो कोई स्पॉन्सर करेगा। लेकिन देश का जो प्रिंट मीडियम है या फिर जो एयर मीडियम है, रेडियो कहते हैं, वो आज भी इन मूल्यों को लेकर के कुछ ना कुछ करता है, स्पेस देता है। लेकिन विजुअल में तो बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि 1980 के दशक के बाद जर्नलिज्म के बच्चों को जो चैप्टर जो पढ़ाया जाता है, उसमें एक जर्नलिज्म का एथिक का एक चैप्टर है, एथिक ऑफ जर्नलिज्म जी। तब ये महसूस किया गया कि आने वाले दिनों में ये जो एथिक है वो वीक पड़ेगा या उसका या फिर लुप्त हो जाएगा, लिहाजा अभी से एथिक्स की शिक्षा दी जाए। उसका असर भी है, लेकिन जब वो बाजार में जाता है कंपटीशन के बीच जॉब के लिए, जॉब मार्केट में, तो उससे एथिक्स कहीं कोई दिखता नहीं है, क्योंकि उसे वही करना होता है जो कहा जाता है। तो कंपटीशन के युग में प्रिंट मीडियम में तो गुंजाइश बहुत है, रेडियो में भी काफ़ी गुंजाइश है, लेकिन जब हम बात करते हैं विजुअल मीडिया के तो उसमें गुंजाइश उस तरीके से नहीं है कि हम प्रिंट मीडियम के कंटेम्प्रेरी हम इस विषय को उजागर करें। इसमें अगर जैसे कई कार्यक्रम लेट नाइट चलते हैं जिसमें धार्मिक गुरु और एथनिक लीडर्स काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं, वो एक शिक्षा का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन आप ये कहें कि जर्नलिस्ट खुद अपने प्रोग्राम में एथिक्स और मूल्यों को लेकर बहस करें तो मुझे लगता नहीं है कि उसका व्यूअरशिप मिलेगा। वो बात तो सही है, लेकिन क्या नहीं लगता कि चलिए प्रिंट मीडिया को हमने एक जिम्मेवारी दे दी कि प्रिंट मीडिया ये कार्य कर भी रहा है, रेडियो भी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन विजुअल मीडिया ये कार्य नहीं कर सकता या फिर नहीं कर रहा है, ये कह देना ही तो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आज के समाज पर है, हमारे बच्चों पर है, हमारी युवाओं पर है, सीधा असर उसके मानस पटल पर पड़ता है। यदि मैं कहूँ कि बचपन में मैं मूवीज़ देखता था या मैं टेलीविज़न देखता था तो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता था, हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं, वो कैसे ऊपर से छलांग लगाते थे, आदि आदि इत्यादि। तो क्या विजुअल मीडिया का भी, गवर्नमेंट का भी इसमें दखल नहीं होना चाहिए? नहीं, फिर वही बात आएगी कि आर्टिकल 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार देता है संविधान में, अगर आप गवर्नमेंट हमें तय करके बताएगी कि ये करना है तो शायद वो स्वीकार हमें नहीं होगा, हमें खुद को तय करना है। क्योंकि जब हम नैतिकता की बात करते हैं, हम मूल्यों की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट मूल्यों की परिभाषा हमको नहीं सिखाएगी, वो हमारे अंदर से आना चाहिए और वही मूल्य हमें जीवित रखते हैं, ये सबको पता है। लेकिन गुंजाइश सीमित हो गई है, लिहाजा इन्हीं कारणों से टेलीविज़न चैनल के स्लॉट लेकर के इन चीज़ों की सीख दी जा रही है। तो टेलीविज़न अपनी तरह से अपने फ़ायदे के लिए भी इन चीज़ों को, मतलब मूल्य के लिए भी वो फ़ायदा देखता है। लिहाजा 9 बजे के बाद जो चैनल आप देखते हैं तो विभिन्न धर्म गुरु मूल्य, नैतिकता और मोक्ष और धर्म की बात करते हैं। तो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन किसी और तरीके से, जिसको हम कह सकते हैं कि वो पेड कार्यक्रम है, जो अंदर से निकली हुई बात नहीं, मतलब कोई उपदेश दे रहा है उससे आप सीखिए, ये हो रहा है। लेकिन आप प्राइम टाइम में उम्मीद करें कि मोक्ष और धर्म और मूल्यों की बात करें तो मुझको लगता नहीं कि टेलीविजन चैनल चल पाएंगे। लेकिन विशेष करके जो मेरा प्रश्न था नाग जी आपसे ये कि समाज के प्रति जो हमारी एक जिम्मेवारी है, चलिए व्यवसायीकरण तो एक बात है कि ठीक है हम धन लाभ के लिए ये कर रहे हैं, एक व्यवसाय बन गया है ये, हम ये जानते हैं, लेकिन समाज के प्रति भी तो एक हमारा नैतिक दायित्व है। तो जो टीवी चैनल के मालिक हैं या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े बड़े लोग हैं जो इस चैनल को प्रभावित करते भी हैं, क्या वहाँ से एक नैतिक दायित्व नहीं बनता कि हम समाज को कुछ ऐसी चीज़ दें जिससे कि हमारा सही समाज एक सही दिशा में जाए? क्योंकि बहुत सारे सर्वे ये कहते हैं कि जो भी क्राइम रेट बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग टेलीविज़न को देख करके और इस प्रकार के कार्यक्रमों को देख करके सीख रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या विचार है? नहीं, मैं एग्जाम्पल दूंगा कि अमेरिका तरीके एक डेवलप्ड कंट्री जी, जो पूरी दुनिया उसकी तरफ देखता है, वहाँ भी जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो अभी हाल में एक सर्वे कराया गया, उसमें एक पाया गया, सर्वे का निष्कर्ष ये था कि वहाँ का समाज भी मूल्यों वाला राष्ट्रपति चाहता है जो मूल्यों की परवाह करे जी। तो वेस्टर्न कंट्री भी यदि मूल्यों को लेकर के चिंतित है तो मुझे लगता है कि अच्छा संकेत है, खासकर भारत के लिए जो मूल्यों पर आधारित देश है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि टेलीविज़न में बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है। अगर हम मूल्यों को लेकर के, आस्था को लेकर के, धर्म को लेकर के, पाखंड को अलग अगर भी करते हैं तो इन चीज़ों को लेकर के जो तीसरी पीढ़ी है, मुझे लगता है कि विजुअल मीडिया के सामने इसकी प्रायोरिटी शायद नहीं है। लेकिन जब ऐसे प्रोग्राम चलते हैं
तो मैं समझता हूँ इसका व्यूअरशिप भी बड़ा होगा और लोग उम्मीद करते हैं कि देश का मीडिया या मीडियम इस तरीके से कुछ पहल करे। बिल्कुल, क्योंकि इसे हम वैसे भी चौथा स्तंभ मानते हैं और चौथा स्तंभ ही इस दिशा में यदि पहल नहीं करेगा तो फिर हम और किसकी ओर देखेंगे? हम किसी की ओर तो देख ही नहीं सकते। जब भी क्रांति जो का आगाज़ हुआ है, मीडिया का उसमें अहम रोल रहा है। तो नाग जी, वैसे भी लंबे समय से आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया को ये दायित्व उठा लेना चाहिए कि समाज में हम नैतिकता का, मूल्यों का, अच्छाइयों का प्रवाह और एक क्रांति पैदा कर दें? रुपेश, एक चीज़ साफ है कि आज जो मीडिया है वो एक पूंजी घराने के हाथ में है। वो नफ़ा नुकसान के आधार पर ही कार्यक्रम तय करता है और वो कोई ऐसा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है कि कोई ऐसा हम कार्यक्रम चलाएं ताकि उसका डाउन दिखे टीआरपी। एक चीज़ साफ है, पूरा पूंजीपति, पूरा पूंजी घराने के हाथ में है मीडिया में। उसमें से ही जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं जिनको लगता है कि मूल्य की अभी भी कीमत है और मूल्यों को लेकर के हम कुछ कर सकते हैं तो समाज को हम कुछ दे रहे होंगे, एक आत्मसंतुष्टि भी होती है कि हमने मूल्यों को लेकर हमने कुछ किया है जी। लेकिन गुंजाइश सीमित होते हुए भी जो मैं कह रहा था कि कई ऐसे कार्यक्रम हम चला सकते हैं जिसमें मूल्यों पर बहस हो, मूल्यों को लेकर चर्चा हो और मूल्यों से लाभ हानि के बारे में उनको सीख दी जाए। ये तो इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अंग्रेजी टेलीविज़न चैनल में तो शायद गुंजाइश कम होगी, लेकिन बहुसंख्यक आबादी हिंदी जानती, लिखती, बोलती है, पढ़ती है, तो शायद हिंदी चैनल में देश में 850 चैनल हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी गुंजाइश है इन चीज़ों को लेकर के और कई चैनल अपने तरीके से पहल भी कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं मिल रहा। उसका कारण ये लगता है कि जिस तरीके से प्रोग्राम हमें बनाना चाहिए, पाखंड को बिल्कुल अलग करेंगे, क्योंकि पाखंड जहां शामिल करेंगे तो फिर तो मुश्किल होगा। फिर कई चैनल हैं जो इस काम के लिए पहले से तैयार रहते हैं। पाखंड रहित कार्यक्रम करके अगर हम कहते हैं कि नहीं, मूल्य, आस्था, धर्म और नैतिकता जैसे इशू को लेकर अगर हम टच करते हैं, नई पीढ़ी को खास करके जो देश की टोटल पॉपुलेशन का 54% प्लस है, तो मुझे लगता है कि हम एक बड़ी सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि आगे की ये पीढ़ी हमारे लिए एक काफ़ी उम्मीद बनेगी। बिल्कुल, पीस ऑफ माइंड चैनल भी इसी लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रहा है। नाग जी, इस चैनल के विषय में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिन इशूज को लेकर के, जिन वैल्यूज को लेकर के आप लोग पहल कर रहे हैं, अपने आप में पीस ऑफ माइंड चैनल जो आपका है, ये अपने आप में एक इसलिए पहले कि दूसरे चैनल से ये अलग है और आपके कार्यक्रम का जो रीच है, जो लोग देखते हैं, उनका एक अलग दर्शक वर्ग है। मुझे ये लगता है कि इस दर्शक वर्ग को और आगे बढ़ाने के लिए और एक्टिव कार्यक्रम पेश करने चाहिए आपके चैनल को, क्योंकि जो चैनल में आपके कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत अच्छा है, सराहनीय है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, अनुसरण करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। एक मीडिया मैन होने के नाते मेरा ये सुझाव है। जी 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 जी, चलिए बहुत सुंदर, आपके सुझाव पे अमल करेंगे नायक जी। विशेष करके आजकल जब मीडिया की बात आती है तो मीडिया जगत को लेके भी कई प्रकार की बातें आजकल लोगों में, जैसे पहले एक विश्वास था मीडिया को लेकर के, आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा डावाडोल होता हुआ प्रतीत होता है। लोगों को लगता है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं बिक जाती है लोगों के हाथों में और अपनी तरफ से किसी व्यक्ति के हित को लेकर के न्यूज़ दिए जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को ऊपर उठा दिया जाता है, नीचे कर दिया जाता है। तो आम मानस में आजकल ऐसी भी बातें सुनने में आती हैं। आपको क्या लगता है कि मीडिया का भी एक नैतिक पतन, जो कि एक ऊंचाई में था मीडिया, वो होता जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे मीडिया का पतन हुआ है और इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। ये देखा गया है, पाया गया है, सर्वे है। लेकिन रुपेश, ये मानना पड़ेगा कि बीते दशकों में मीडिया ने कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं जहां सरकार को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी है और मीडिया जन सरकारों के करीब गया है। अगर हरियाणा में एक बोरिंग में एक बच्चा गिर जाता है तो देश का मीडिया उसको कवर करता है, जो पहले कभी नहीं होता था, और तब तक कवर करता है जब तक उसको परिणाम नहीं मिल जाता है, और तमाम लोग उस चैनल को देख रहे होते हैं। तो सामाजिक सरोकारों से मीडिया जुड़ा है, वरना वो अगर कट गया तो फिर वो खत्म हो जाएगा। एक मीडिया बिकाऊ है, ये मीडिया को तो नहीं कह सकते। मालिक अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से चीज़ें तय करते हैं, जिसमें हम पेड न्यूज़ की ही बात कर सकते हैं। मैं पेड न्यूज़ कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ असेंबली इलेक्शन गुजरात में। काफ़ी कुछ वहाँ हमें देखने को मिला, और अभी मैं एमएमसी है, मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो उसका मैं एक मेंबर था। तो कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर हमसे मिलने आए, तो मैंने उनसे ही साफ किया कि आप सिर्फ ये देख रहे हो, एक पक्ष देख रहे हो कि किस कैंडिडेट ने कितना पैसा खर्च किया है, कंटेंट क्या छपा है एडिट में, सेंट्रल न्यूज में, और जनरली जो खबरें छप रही हैं, और सबसे अधिक फोटो किसकी छप रही है,
इस पे आप बहस नहीं कर रहे हो। विज्ञापन में किस कैंडिडेट ने कितना पैसा दिया इसका तो आपके पास हिसाब ले रहे हो, लेकिन कंटेंट संपादकीय में संपादक और मालिक के दबाव में संपादक क्या लिख रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लिहाजा लगभग 372 या 73 केसेज जो कन्फर्म पाए गए हैं पेड न्यूज़ को, उसको लेकर के प्रेस काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है कि वो केस हमें रेफर करें ताकि हम प्रिंट मीडियम के जो मैनेजमेंट है उनको हम लिख सके कैसा क्यों हो रहा है। एक बात जो आप कह रहे हैं कि मीडिया पर भी अनैतिक हुआ है, एक ठेठ भाषा हम बात करते हो तो अनैतिक इसलिए हुआ है क्योंकि उसके सामने खबरें बेचने का दबाव है, दिखाने का नहीं। हम ये जब तय करते हैं मीटिंग में, एडिट मीटिंग में कि आज प्राइम टाइम में हम क्या देखेंगे, तो हम पहले देखते हैं कि देश के महत्वपूर्ण चैनल के सामने क्या एजेंडा हो सकता है जी। तो उसमें से तलाशते हैं कि कौन सी खबर आज बिकेगी, माने उस खबर का क्या इम्पैक्ट है, उससे हमारा बहस नहीं है। कौन हम ऐसा खबर कौन सा दिखाएं जिससे लोग टीवी छोड़ के बाहर नहीं जाए, और वो बाजार तय करता है। जो खबरें सुबह से उठती हैं और शाम तक वही चलती रहती हैं तो आम पब्लिक उससे बोर होता है, लेकिन जब शाम में हम पैनल डिस्कशन में उस खबरों के कमियां और उसके लाभ के बारे में बताते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में बताते हैं, तो लोग जोर से जुड़ते हैं। जिसको हम खबरों का बिकना भी कह सकते हैं जी। और वो अनैतिक भी है। कई ऐसे खबर भी हैं, कई ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसको हम अनैतिक कह सकते हैं। बिल्कुल। अब मीडिया को देखना पड़ेगा कि उस अनैतिकता से बाहर कैसे वो निकल सकता है, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। तमाम दबाव के बावजूद भी कई तरीके हो सकते हैं। दबाव तो है नाग जी, ये तो बात है कि चलिए कंपटीशन का दौर है। पहले एक या दो, जैसे आपने कहा कि दूरदर्शन एक ही था, सर्वे सर्वा था, तो वहाँ किसी प्रकार की दबाव की स्थिति नहीं थी। था उनका। बिल्कुल। और अब तो बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, तो निश्चित रूप से एक दबाव की स्थिति है। लेकिन इस दबाव की स्थिति में भी कम से कम एक देना क्या है और क्या नहीं देना है, नैतिकता क्या है और अनैतिकता क्या है, लाभ हानि से ऊपर उठ करके भी क्या समाज हित में, लोगों के हित में कुछ नहीं सोचा जा सकता। और किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी। महात्मा गांधी जी ने पहल की, एक जो व्यक्ति होता है वही पहल करता है परिवर्तन का। क्या ऐसी पहल नहीं होनी चाहिए किसी की? निश्चित तौर पे पहल की गुंजाइश काफ़ी, जो मैं कह रहा था। अब उसमें यह है कि अगर हम प्राइम टाइम जिसको सर्वाधिक लोग देखते हैं जी, ये जो रामायण चला है टेलीविज़न वो सीरियल, तो या सास भी कहो कभी बहू थी, इस सारे सीरियल पे लोग बैठे रहे लगातार, बड़ा एक रीच था उनका। लेकिन उसका जो स्पॉन्सर्ड था वही बहुत बड़े पैमाने पर था। अगर उस प्रोग्राम पे जिसको मैक्सिमम आबादी पॉपुलेशन देख रही है, अगर वहाँ हम धर्म, मोक्ष, दया, वरदान, क्षम्य और नैतिकता और मूल्यों की बात ले आएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि 2 लोग बैठ पाएंगे। तरीके अपनाने पड़ेंगे रुपेश, तरीके हैं, गुंजाइश है, पहल करनी पड़ेगी। और पहल अगर हमने नहीं किया तो मुझे लगता है कि शायद हम बहुत पीछे चले जाएंगे और देश हमें माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, इसी सोच की आवश्यकता लगता है मुझे नाग जी। और बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं कि शायद प्रेजेंटेशन में शायद हमारी थोड़ी कमी है, लेकिन वास्तव में ये किया जाना चाहिए और मीडिया ही ये करेगा। वास्तव में मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक आम व्यक्ति की भी बात आ जाती है, जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइम टाइम मीडिया एक जनमानस तैयार करता है। तो अगर हम कुछ चैनल के थ्रू कहेंगे तो मेरा एक बड़ा व्यूअरशिप है और शायद उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका समाज को हम देते हुए दिखेंगे। एक बात कई लोग कहते हैं नाग जी कि लोग जो चाहते हैं मीडिया या मीडिया कर्मी या फिर जो सिनेमा जगत है वो उन्हें वही परोसता है। लोग ये चाहते हैं, मान लीजिए अब आइटम सॉन्ग की बात आ जाती है, गंदगी की बात आ जाती है, फुहड़ता की बात आ जाती है, वो लोग चाहते हैं तो हम परोसते हैं, यदि वो नहीं चाहेंगे तो हम नहीं परोसेंगे। अच्छा, आम जनता, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं वो कि ये कहते हैं कि जो मीडिया वाले हैं या फिर फिल्म डिवीज़न वाले हैं वैसी गंदगी परोस रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? दोनों ही सही तौर पर जिम्मेदार नजर आते हैं या कोई एक विशेष वर्ग, और कहाँ से परिवर्तन होना चाहिए? ये कहना गलत है। ऐसा है कि ये नहीं कह सकते कि मीडिया वो परोस रहा है जो जनता नहीं चाहती है। हम वही कुछ दे रहे हैं आपके सामने, वही परोस रहे हैं जो आप चाहते हो। एक बड़ी आबादी चाहती है, एक बड़ा दर्शक वर्ग चाहता है, एक बड़ा पाठक वर्ग चाहता है। क्योंकि जिस दिन दर्शक हमें देखना बंद कर देंगे तो हम कहीं नहीं रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक जर्नलिस्ट जो है समाज का आईना होता है और उसको समाज के नब्ज की जानकारी होती है और उसको पता होता है कि समाज को क्या चाहिए होता है। हमारा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि मीडिया को अपनी भूमिका का निर्वाह करते समय इतना तो सोचना ही पड़ेगा कि कौन चीज़ अनैतिक है, कौन नैतिक है, कौन मूल्यों पर आधारित है और कौन पाखंड है। ये तो तय करना पड़ेगा और उसके तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कई स्लॉट है मीडिया टेलीविज़न में, किसी एक स्लॉट पे आप इस तरह की बहस और चर्चा कर सकते हैं। तरीका
इसके अलग होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि दर्शक को आप बांधे रख सके। इंडिया न्यूज़ से आप जुड़े हुए हैं, आप किस प्रकार का पहल करना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हमारी कोशिश तो रहती है कि कुछ ऐसी खबरें नहीं जाएं जो अनैतिक हो। दूसरा ये है कि अगर हम पहल करते हैं उस पर, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम कोई हाफ एन आवर का एक प्रोग्राम ऐसा दे सकते हैं जो मूल्यों पर आधारित हो, नैतिकता पर आधारित हो, ईमानदारी पर आधारित हो, और जो एक बड़ा क्लास को जोड़ सके, हम सीख दे सकें। ये हमारी कोशिश होगी। बिल्कुल। व्यक्तिगत स्तर पे क्या लगता है, कई बार नाग जी ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति दोषारोपण तो बहुत करता है कि चलो मीडिया वाले ये कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं, फला ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता, अपनी मानसिकता को नहीं बदल, दोषारोपण दूसरों पे। आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी यदि परिवर्तन शुरू हो तो वास्तव में समाज में एक बड़ा परिवर्तन, जैसा परिवर्तन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, देखा जा सकता है? नहीं, अगर हम खुद अपने में परिवर्तन करते हैं तो हमारे परिवार की पीढ़ियां तो सीख सकती है, लेकिन जब तक वो हमारी पहल दिखता हुआ नहीं दिखेगा टेलीविजन पे, तो उसका लाभ और लोगों को नहीं मिलेगा। सिर्फ हम अपने फैमिली एक लिमिटेड फ्रेम तक सीमित रहेंगे। ये आपने अच्छी बात कही कि अगर हम खुद पहल करते हैं, करना चाहिए, सबको ऐसा ही सोचे, तो शायद हम कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि व्यापक पैमाना, व्यापक स्वरूप देने के लिए कोई तो माध्यम होगा मीडिया का, जहां आप अपनी बात कह सकते हैं, ताकि आपसे लोग सीख सकें, बता सकें, सुन सकें और सुना सकें। वो स्थिति, वो फोरम अभी हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, क्या विशेष चर्चाएं रही नाग जी? मैं फिर से वहीं आऊँगा। ब्रह्मा कुमारीज में आप आए हैं, माउंट आबू में बहुत अच्छी आप लोगों की चर्चा रही होगी, बहुत सारे मीडिया कर्मी पूरे देश भर से, नेपाल से भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। बिल्कुल। क्या विशेष चर्चा रही, किस प्रकार से नैतिकता को, मूल्यों को हम समाज तक पहुँचाएं, इस पे क्या विशेष चर्चा रही आप लोगों की? निश्चित तौर फर्स्ट सेशन में मैं था, वहाँ पे काफ़ी लोग, विद्वान लोग, काफ़ी लोगों ने अपने अनुभव बताए, काफ़ी नई चीज़ें सामने आई हैं। नेपाल के लोग भी आए हैं और हमें ये लगा कि नेपाल में भी मूल्यों को लेकर चिंता हो रही है नए निजाम के बाद भी। एक अच्छी बात है, लेकिन पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा समाज आज मूल्यों के संकट से गुजर रहा है। प्रत्येक देश, कौन सा, इस्लामिक देश, बौद्धिक देश, क्रिश्चियन कंट्रीज, ये सारे, हम चूंकि एक सभ्य समाज हैं और विभिन्न धर्म हैं, आस्थाएं हैं, तो हमारी जिम्मेदारी अधिक बनती है। लिहाजा हमें उस लिहाज से अपने को प्रूफ करने की कोशिश होती है। बाहर के कंट्री में इतनी मजबूरी नहीं है आस्था को लेकर के, मूल्यों को लेकर के। और जितनी चर्चा हुई हम लोगों के सामने, आज भी मैं था वहाँ पे, तो ये एक अच्छी पहल हो रही है कि हम मूल्यों को लेकर बात कर रहे हैं और उन इश्यूज को लेकर बात कर रहे हैं जो समाज जानना चाहता है, जो समाज में है। चर्चा में कई चीज़ें सामने आई है, लेकिन सवाल फिर वही है कि इसकी पहल कौन करेगा, कहाँ से शुरुआत होगी, और उसका इम्पैक्ट देने के लिए हमारे पास क्या फोरम है, क्या तरीके हैं। इस तरह के सम्मेलन में भाग लेना और बोल के चले जाना तो एक समान घटनाएं घटती रहती हैं ऐसी, और नई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम उसको लेकर के पहल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो शायद हम कुछ समाज को दे रहे होते हैं, अपने में बदलाव ला रहे होते हैं, और अपने को इस बात का एहसास दिला रहे होते हैं कि हम भी नैतिक हैं और मूल्यों को लेकर हमें भी चिंता है। ये बात तो समझ में आती है। अब उसमें यह है कि शायद हम कुछ सीख के जा रहे हैं, हो सकता है कि हम पे कोई असर पड़े, हम उसके अनुसार एक्ट करें। अब ब्रह्मा कुमारीज में तीसरी बार आए हैं, विशेष इस बार का आपका क्या अनुभव रहा? और दूसरा नाग जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय विशेष करके मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है कि हर एक व्यक्ति मूल्यवान हो, समाज मूल्यवान हो, सारा विश्व स्वर्ग की तरह हो, जहाँ चारों तरफ मूल्य ही मूल्य हो। तो इस विश्वविद्यालय के प्रयास के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? और तीसरी बार आप आए हैं तो आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? निश्चित तौर पर मैं 2 दफ़ा तो नीचे आया जी, आबू रोड पे, और 1 दफ़ा माउंट में इस बार गया हूँ। ऊपर मेरा पहला अनुभव है। मुझे लगता है कि लोगों में शांति की तलाश है, लिहाजा दूर से, नेपाल से भी लोग आ रहे हैं और देश से लोग आ रहे हैं जी। और जो आपने पहल की है, जो पहल करते रहे हैं, उस पहल का स्वागत भी है बाहर के देश में, बाहर के राज्यों में भी। लिहाजा तमाम परेशानियों को छोड़कर लोग यहाँ मोक्ष, शांति की तलाश में आते हैं। लगता है कुछ सीख के जाएंगे। मैंने भी सीखा है काफ़ी कुछ, और शायद दिल्ली के व्यस्तम जीवन के बीच अगर हम 2 दिन यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है एक सुकून मिलता है, और अंदर से कुछ सोचने, समझने, जानने की इच्छा होती है, कुछ बदलाव महसूस होता है। हमारे फ्रेंड सुंदर पवार कह रहे थे कि 2 दिनों में हमारे आचरण में बदलाव होता दिख रहा है। तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ और रुके तो शायद हम कुछ और बदल जाएं, क्योंकि महानगरों की जो ज़िंदगी है उसके तुलना में छोटे शहरों में या ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ आप कुछ सीखते हैं,
अपनाते हैं तो उसका असर आपके ऊपर खुद पड़ता हुआ दिखता है और दिख भी रहा है। जी। ऐसे पहल अगर राज्यों के स्तर पर भी हो तो मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। एक कोशिश, पता नहीं आप लोगों की क्या, ब्रह्मा कुमारीज का क्या है, लेकिन कल भी मांग उठी थी कि इसको हम सिर्फ सेंट्रलाइज नहीं करें, राज्यों के लेवल पर भी अगर हम इन आस्थाओं को लेकर के, इन मूल्यों को लेकर के बहस कराते हैं बड़े पैमाने पे, वहाँ भी एक्सपर्ट्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट देने में हमारी सफलता निश्चित दिखेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत सुंदर। विशेष करके लास्ट में यही नाग जी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि यहाँ आकर के ये जो सुंदर अनुभूतियाँ हुई हैं, क्या दिल्ली जाके भी ये अनुभूतियाँ कायम रहेंगी और इन अनुभूतियों को कायम रखने के लिए क्या विशेष वही मैंने कहा आपसे कि हम कुछ सीख के जा रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि कम से कम नैतिकता और मूल्य और ईमानदारी हम में जीवित रहे और उसका फायदा और लोगों को मिले, हमारी कोशिश होगी। बहुत सुंदर नाग जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तीसरी बार आए हैं, हम चाहेंगे कि आप बार बार यहाँ आते रहें और ये जो सुंदर एक कहें कि एक यात्रा शुरू की है ब्रह्मा कुमारीज ने कि जिसमें मूल्यों का एक सिंचन हर एक जन जन में किया जा रहा है, मुझे लगता है कि मीडिया कर्मी और आप जैसे वरिष्ठ मीडिया कर्मी जब इससे जुड़ेंगे, निश्चित रूप से जो एक संदेश है, जो शांति है, सद्भावना है, हम संसार के कोने कोने तक पहुँचा पाएंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप थे श्री राजीव रंजन नाग जी, जो कि दिल्ली से हमारे बीच पधारे थे। प्रेस परिषद के आप सदस्य हैं, साथ ही इंडिया न्यूज़ टीवी के आप विशेष संपादक हैं। तो खास करके जो हमारी चर्चा रही है वो यही कि मूल्यों की आवश्यकता जन जन को है, केवल एक वर्ग इसकी जिम्मेवारी ना ले। मीडिया कर्मियों को तो हम हमेशा कहते हैं मीडिया के ऊपर इसका भार भी है और बखूबी वो इस जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन भी वो कर रहे हैं। यदा कदा कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हम तक परोसी जाती हैं, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम क्या देखें और क्या ना देखें। हम भी अपनी जिम्मेवारी अवश्य तय करें, हमें समाज में क्या चीज़ें फैलानी हैं, क्या चीज़ें पहुंचानी है, क्योंकि एक एक व्यक्ति भी मीडियम है। यदि मैं अपने आचरण से, अपने बोल से, अपने विचारों से दूसरों तक अच्छी चीज़ें पहुंचाना चाहता हूं तो मैं पहुंचा सकता हूं। इसलिए हर एक व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन लाए तो सचमुच सारे संसार को, समाज को हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसे आदर्श बना सकते हैं जैसा हम बनाना चाहते हैं। आज की एक मुलाकात में इतना ही। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।